तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से इग्नू की एक और सीरीज में जिसके नाम है BPSC 143। इस कोड के अंदर हम देखने जा रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारत में राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारत एक संघीय लोकतांत्रिक देश है जिसमें प्रत्येक एक राज्य होता है, अपना अपना राज्य होता है और उसकी एक अपनी सरकार होती है। और वो सरकार अपने राज्य में क्या क्या काम करती है, क्या निर्णय लेती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और राज्य सरकार बनती कैसे है, किस मुद्दों को उठा के वो बनती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, प्रमुख विशेषता ये है कि संघीय व्यवस्था। पहला है कि संघीय व्यवस्था भारत में जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन है ना। राज्य अपने विशेष कानून बनाते हैं और केंद्र अपने कानून बनाते हैं। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है कि जैसे कि राज्यों में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान के चलो कि काफी जैसे DMK हो गई या तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये अपने क्षेत्र में नहीं कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ताकि इन पार्टियों को नहीं याद रखे सारे लोग। फिर आता है कि जातीय समुदाय के हिसाब से, जैसे कि जाति और समुदाय के हिसाब से नहीं है वोट मांगे जाते हैं। और क्या कहते हैं, राज्य में अपनी क्या कहते हैं एक वो बनाई जाती है कि पहचान, कि हम इस वो राजनीति में उतर रहे हैं। तो वो चीज हो गई कि जाति के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। भाषा की और संस्कृति के हिसाब से भी, जैसे कि राज्यों की राजनीति स्थानीय भाषा और संस्कृति से भी प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि और फिर आता है कि गठबंधन राजनीति, कि कई राज्य होते हैं जिसके अंदर नहीं गठबंधन सरकार बनाई जाती है। गठबंधन आपको पता होगा कि जब एक सरकार प्रॉपर बन नहीं पाती है, एक राज्य में रह जाती है, तो उधर कोई और खड़ा होता है अगर, तो उसको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, तो वो गठबंधन हो जाता है। तो उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। फिर आता है आपका कि विकास के आधारित राजनीति क्या होती है। तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसके ऊपर क्या कहते हैं राजनीति लड़ी जाती है। ठीक है, और जीती जाती है। फिर आता है कि राज्यों में पहचान की राजनीति, जैसे राज्यों में पहचान की राजनीति क्या होता है, और आधुनिकतावादी ढांचे पर चर्चा भी करनी है। तो पहचान की राजनीति क्या होती है, तो वह राजनीति जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर लोगों को संगठित किया जाता है, उसको कहते हैं पहचान की राजनीति। कि आपको पता है ना कि पहचान मीन्स क्या हो गया, कि अगर आपके पड़ोसी वाला आपको पहचानता है तो वो कैसे पहचानता है। आपका ये हो सकता है कि आपका धर्म एक हो, भाषा एक हो, है ना, जगह एक हो, या गांव कई बंदा हो, वो है ना एक ही गांव के हो, है ना। ये चीज हो गई। जाति भी तुम लोगों की एक हो। तो ऐसे करके एक पहचान जो होती है आपस में, तो उसी पहचान के ऊपर भी क्या कहते हैं राजनीति लड़ी जाती है। फिर आता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का दृष्टिकोण क्या है। तो समाज एक समान नहीं होता है। इनको ये लगता है, जैसे कि मतलब आधुनिकतावाद दृष्टिकोण ये कहता है कि समाज में एक समान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नहीं है हर एक जाति और धर्म के लोग एक दूसरे को नीचा मानते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि मान के चलो ब्राह्मण है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके जो थी वर्ण व्यवस्था। तो उसमें एक मतलब एक स्टेप की तरह थे, सीढ़ी की तरह, कि नीचे नीचे नीचे, और सबसे ऊपर क्या कहते हैं अपने ब्राह्मण रहेंगे। तो वो चीज को देखते हुए कि समाज एक समान नहीं होता है। फिर आता है प्रत्येक समूह अपनी अलग पहचान होती है। हर एक समूह की अलग पहचान होती है। छोटे और कमजोर जो समूह होते हैं, मतलब एक मान के चलो जैसे ट्राइब्स है ना, तो उनको भी एक अधिकार चाहिए होता है, तो वो भी संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों के लिए। फिर राजनीति कहीं और चला गया, एक सेकेंड, बस कहाँ गया, ये रहा। फिर आता है राजनीति केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं होती। ये जैसे कि मान के चलो भाषा और संस्कृति परंपरा भी ये राजनीति में आती है। जैसे मैंने बताया, जैसे राज्यों में पहचान की राजनीति के उदाहरण कौन से हैं? जैसे तमिलनाडु में भाषा के आधार पे राजनीति लड़ी जाती है, पंजाब में धर्म के आधार पर लड़ी जाती है, महाराष्ट्र में क्षेत्र के हिसाब से लड़ी जाती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति के आधार पे। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वोट बैंक कहाँ से आता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लेते हैं। आपको पता ही होगा। फिर आता है कि प्रभाव क्या है। तो वांछित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे मान के चलो मैंने जो बताया कि एक कम्युनिटी ट्राइब होती है छोटी सी, तो उन लोगों को अपने अधिकारों को
मतलब कायम करने के लिए या पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है राजनीति में, एक जगह बनानी पड़ती है अपनी, तो उसी के ऊपर है। फिर आता है कभी सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, कभी-कभी नहीं सामाजिक तनाव मीन्स जैसे कि विवाद ज़्यादा ही बढ़ जाता है भाषा के तौर पे या जाति के तौर पे आपने देखा होगा कि विवाद कुछ ज़्यादा इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे राज्य में अंदरूनी संघर्ष होने लग जाते हैं या लड़ाइयाँ छिड़ जाती है, वो चीज़ हो गई। फिर आता है कि भारत में संघ की मतलब प्रणाली क्या है? संघवाद की कार्यप्रणाली। तो संघवाद क्या है? मैंने बताया कि ये केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर रखा है, तो उसी को कहते हैं संघ व्यवस्था, जिसको संघवाद कार्यप्रणाली भी कहते हैं। फिर आता है कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, 3 सूची है हमारी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है? फिर आता है कि राज्यों की अपनी सरकार और विधानसभा होती है, जैसे कि वित्तीय संसाधनों में बँटवारा होता है, जैसे कि वित्तीय संसाधन कौन से जैसे पैसों से रिलेटेड कि केंद्र सरकार को कितने पैसे मिलेंगे, राज्य सरकार को कितने पैसे मिलेंगे, तो उसका विभाजन जीएसटी से कितना पार्ट केंद्र के हाथ में आएगा, कितना राज्य के हाथ में आएगा, वो चीज़ अलग है। फिर आता है केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब दोनों सरकारें मिल-जुल के काम करेंगी तभी काम सफल होगा, नहीं तो वो बर्बाद ही होगा। आपको पता होगा कि दिल्ली में जैसे मान के चलो पहले केजरीवाल जी थे और केंद्र में वो थे अपनी बीजेपी, तो आप लोगों को पता है कि कोई सहयोग नहीं बनता था, कोई काम नहीं किया जाने देते थे। दिल्ली में तो लड़ाइयाँ होती थी, जैसे मान के चलो कई बार विवाद हुए कि केंद्र कहता है राज्य कहता नहीं था, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे ना कि हमें क्या कहते हैं केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, कोई भी मतलब ना पैसे सैंक्शंस कर रहे हैं, तो वही चीज़ हो गई। फिर आता है न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है, जो न्यायपालिका होती है न्यायपालिका में विवादों का समाधान होता है, जो स्पीकर होते हैं वो सुनते हैं, बताते हैं कि कौन सही है, कौन नहीं है, किसके हक में होना चाहिए या किसके हित में होना चाहिए काम, वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि भारतीय संघवाद की विशेषता क्या है? तो ये मजबूत केंद्र है, केंद्र को मजबूत माना गया है ना? केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है, जैसे कि विदेशी नीति बनाने में, सेना वो सेना के लिए वित्तीय जो भी होता है जीएसटी ये वो, है ना? आर्थिक रूप से और विदेशी मामले सब केंद्र देखती है। देखने भी चाहिए वैसे तो, लेकिन हमारी व्यवस्था में केंद्र को सबसे ज़्यादा मजबूत किया गया है। फिर आता है कि राज्यों की स्वायत्तता होनी चाहिए, है ना? राज्य जो अलग-अलग राज्य है ना, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अपने राज्य की स्वायत्तता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो चीज़ फिर सहकारी संघवाद कि हर किसी में नहीं है, मतलब दोस्ती होनी चाहिए, राज्य और केंद्र में दोस्ती होनी चाहिए, तभी काम अच्छे से होगा, ठीक है? मैं निष्कर्ष इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने आप पढ़ लेंगे थोड़ा रोक के, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस यही बताया गया है जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आता है कि भारत में पंचायती राज और संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसको बताते हैं। तो पंचायती राज ग्रामीण जैसे मान के चलो स्वशासन व्यवस्था थी, जिसको 92 में 73वें संशोधन के द्वारा रिलीज़ किया गया था या दर्ज किया गया था, जिसमें प्रमुख प्रावधान ये थे कि 3 स्तर में पंचायत को बाँटा गया था। ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। तो इसको याद करने में पता है कैसे करना? कि पहला है ग्राम, गाँव में क्या होती है पंचायत, फिर पंचायत की क्या होती है समिति और समिति कहाँ मतलब समिति जो है वो जिला परिषद भी है, ठीक है? तो ऐसे करके नहीं है इसको एक साथ कंप्लीट याद कर लोगे ना तो नहीं ये तीनों में बाँटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वो चीज़ कर लेना। इसको ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है? फिर आता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में नहीं इसको चुनते हैं, ठीक है? इसके अंदर जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बस और ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा तो 400 वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिख देना। पर जैसे इसमें लिखा है ना 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो यूँ लिखना कि जैसे गाँव के मतलब हर एक गाँव में या भारतीय व्यवस्था में हर एक जो भी राजनीति लड़ी जाती है उसको 5 मतलब 5 वर्षों में 1 बार उसका चुनाव होता है और जनता उनको जाके चुनती है ना? ऐसे ही करके अपने आप से थोड़ा जोड़ते जाना, बाकी आपका हो जाएगा। फिर आता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नहीं आरक्षण इसके अंदर दे रखा है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि देना ज़रूरी है ना? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव होते हैं इसमें। राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना भी किए करनी पड़ती है कि वित्तीय आयोग मतलब पैसों से रिलेटेड कि वो ग्राम को पैसे दे और उनको जो भी मतलब डेवलपमेंट करना है वो कर सकें। वो चीज़ हो गया। फिर आता है कि ग्राम सभा को मान्यता भी मिलती है, जैसे कि मान के चलो मान्यता दी गई है संविधान द्वारा कि ग्राम जो सभा है ना, उसको मान्यता दी गई है। जो भी आप सरपंच बैठ के या पंचायत बैठ के निर्णय लेंगे ना, वो सरकारी निर्णय होगा। फिर आता है कि पंचायतों को विकास कार्य
की ज़िम्मेदारी भी थोपी जाती है, ताकि ये जो संविधान है, जो राजनीति है ना, वो क्या कहते हैं निचले स्तर तक पहुँच सके, इसलिए। फिर आता है कि महत्व क्या है, तो लोकतंत्र को ज़मीन के स्तर तक पहुँचाना, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जड़ों तक पहुँचाना हर एक चीज़ को। फिर आता है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा भी देना, कि गाँवों में विकास भी हो। पंचायती राज ग्रामीण जनता की भागीदारी बढ़ने और लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रभावित मानी जाती है, ठीक है? फिर आता है कि भारत में राज्य स्वायत्तता और क्षेत्रीय दलों की मुख्य विशेषताएँ क्या है? तो पहला इसको तोड़ते हैं, ठीक है? राज्य स्वायत्तता, इसके अंदर आती है राज्य स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होती है? मान के चलो कि किसी को प्राथमिकता देना, कि किसी राज्य को प्राथमिकता देना, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझको ये प्राथमिकता होनी चाहिए मेरी सरकार को, केंद्र को मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो चीज़ को कहते हैं। तो राज्य स्वायत्तता का अर्थ है कि राज्य को अपने मामलों का निर्णय लेने कि जैसे मान के चलो कि लेने का पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी बीच में ना आए। फिर र राज्य स्वायत्तता की विशेषताएँ क्या है? तो राज्य को प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए, है ना? प्रशासनिक अधिकार मीन्स कि जो भी उसको काम करना है वो खुद से कर सके। राज्यों को कानून बनाने की शक्ति भी होनी चाहिए कि अपने राज्य में कोई कानून बना सके। मान के चलो कि लोग कहते हैं ना कि एक लिखा हुआ है मान के चलो कि जो आईपीसी की धारा के तहत कोई दंड दिया जाता है किसी मुजरिम को, तो राज्य क्या कर सकता है? कोई नियम बना सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे खेती होती है और खेती में उर्वरक या फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उसको रोकने के लिए कि इतने समय से इतने समय तक ही आप मतलब वो कर सकते हो, या पानी का कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ पे नियम लगाना, तो उसको कहते हैं कि राज्य का कानून बनाना। ठीक है? आप देख सकते हो महाराष्ट्र में पानी की अगर वो है कमी, तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में कानून बनाया है। ये पूरे देश में तो नहीं लगा, लेकिन ये अपने राज्य में लगाया है कि कोई स्विमिंग पूल में नहीं नहाएगा, पानी ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, गाड़ी नहीं धोएगा, तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है कि वित्तीय अधिकार क्या होते हैं? वित्तीय अधिकार मीन्स पैसों से रिलेटिव, कि जैसे मान के चलो कोई अपने ही राज्य में कोई कमा रहा है और वो जीएसटी भर रहा है या टैक्स दे रहा है, तो वो राज्य को जाए ना कि केंद्र को जाए, क्योंकि राज्य सरकार को भी पैसे मिले और वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करे। ठीक है? वो चीज़ हो गई। फिर आता है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भी नीतियाँ बना सके। फिर आता है कि क्षेत्रीय दलों की विशेषताएँ क्या है? तो क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व होता है, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान जाया जाता है। फिर आता है कि राज्य की भाषा और संस्कृति की रक्षा भी होती है, ठीक है? बचा के रख सकते हैं। फिर आता है कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने और करना, जैसे कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करना, कि एक दिखाना कि पूरे राष्ट्र में जो हमारे राज्य की राजनीति है, अलग-अलग राज्य अपनी राजनीति को किस प्रकार निभाते हैं। फिर गठबंधन सरकारों का महत्वपूर्ण भूमिका भी मिलती है इसी के अंदर, कि जैसे मान के चलो कि अभी के समय पे विजय थलापति जी हमारे जीते हैं, है ना? साउथ में, तो उन्होंने किसके साथ गठबंधन किया? उन्होंने किया कि क्या कहते हैं ये कांग्रेस के साथ, या मान के चलो कि हमारी जो बीजेपी है, उसने बिहार में जो भी नेता हैं हमारे, शायद नीतीश कुमार जी, मुझे अभी मतलब पता नहीं है, ठीक है? तो वो हट गए, है ना? तो वो चीज़ें मान के चलो कि गठबंधन करना, कि किसी से जुड़ जाना, वो कैसे जुड़ेंगे? जब किसी राज्य में कोई मतलब राजनीतिक पार्टी होगी, उससे तो जुड़ेंगे, नहीं तो अपने आप में तो हार ही जाएँगे। फिर आ गया कि महत्व क्या है? तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में काम करता है ये, है ना? छोटे स्तर पे मान के चलो कि केंद्र पूरा नहीं सँभाल सकता ना पूरा देश, तो उसको सँभालने के लिए राज्यों में राजनीति होनी ज़रूरी है। तो राज्यों की आवाज़ और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचती है, ठीक है? मैंने जो बताया आपको। फिर आता है कि भारत में जैसे वे भारतीय राज्यों में विकास के प्रतिमान क्या हैं? तो उसको देखते हैं। तो विकास के प्रतिमान हैं प्रतिमान से तात्पर्य ये है कि राज्यों द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति को देखा जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि एक प्रमुख प्रतिमान क्या हो सकते हैं? एक राज्य को विकास करने के लिए क्या-क्या चाहिए? जैसे यूपी में बात करें तो कृषि के आधार पे हो सकता है, या पंजाब में बात करें तो कृषि के आधार पे विकास हो सकता है, और दिल्ली जैसे उसमें माना जाए या गुजरात में माना जाए तो औद्योगिक विकास हो सकता है। सेवा क्षेत्र आधारित विकास कहाँ हो सकता है? पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा नहीं पहुँचती तो वहाँ हो सकता है, झारखंड हो गया उसमें जा सकते हैं। तो फिर आता है मानव विकास मॉडल कहाँ पे है? जैसे अपना केरला मान के चलो, केरला 100% लिटरेसी सर तो सुना होगा ना? तो वही चीज़ हो गई कि मानव का विकास कहाँ है? केरला में देखा ना सबसे ज़्यादा अपना पढ़े-लिखे लोग हैं,
तो वो चीज हो गई। सतत विकास मॉडल कहाँ पे? सतत विकास मॉडल मीन्स जो आज के समय पे हम बचा के रख रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो चीज हो गया। जैसे कोयला, पेट्रोल जो भी हुआ, वो चीज सतत विकास में आता है। तो ये चीजें हमारी हर जगह, जैसे कहीं पे भी कर सकते हो ये तो सतत विकास। फिर आता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रकृति संसाधन, सरकारी नौकरी, ये सब हो गया। फिर आता है समस्या क्या आती है? तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी होता है। ये सारे मॉडल हैं हमारे, क्या कहते हैं, विकास प्रतिमान। ठीक है, विकास प्रतिमान है। प्रतिमान क्या होता है कि वो मतलब जो हमारे होते हैं प्रतीक, मीन्स क्या कहेंगे इसको, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोलना नहीं आ रहा। फिर आता है कि भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के बीच संबंध क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये चीज देखो ऐसी है कि चुनाव लोकतंत्र के जैसे मान के चलो कि चुनाव जो है ना, लोकतंत्र की आधारशिला है। इनमें इनके माध्यम से नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, मतलब अपनी मर्जी से चुनती है। भारत में चुनावी राजनीति मीन्स 5 साल में ही तो होते हैं वोट। अब उसके अंदर अगर कोई इंसान किसी को ना चुन पाए या ना हो पाए, तो वो तो यही हो गया ना, ये मतलब मान के चलो संघीय व्यवस्था कैसे कहलाएगी? वो नहीं कहलाएगी। तो वो वही चीज। फिर आता है जैसे लोकतंत्र का सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि लोग अपनी मतलब जो जनता है ना, वो अपनी सरकार को खुद चुने। तो चुनाव में लोकतंत्र का संबंध क्या है? तो जनता को सरकार को चुनने का अधिकार मिले, राजनीति में भागीदारी बढ़ती है, इससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता को अपने जो भी काम करने से पहले बताती है, या कोई जनता सवाल करे तो उसको सरकार उसका जवाब देती है। वैसे तो हमारी सरकार देती नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आती है कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण मीन्स क्या हो गया कि सत्ता का शांतिपूर्ण मीन्स शांतिपूर्ण क्या हो गया, नरमी से हस्तांतरण कर सकते हैं। मीन्स कैसे? कोई सरकार है, ये आके तो नहीं कहेगी कि नहीं मेरी मर्जी, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते नहीं है कि नहीं, हारने के बाद, पिछली बार हार गए थे ना, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। तो ये चीज नहीं होती उधर। ये चीज जैसे हमारे यहाँ नहीं होती। हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हटा सकते हैं। मीन्स पहले हमारे यहाँ कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आ गई, शांतिपूर्ण तरीके से आई। उसके बाद अब बीजेपी है, बीजेपी के बाद फिर से कांग्रेस या कोई और पार्टी आ सकती है। आप जानते हो सीजेपी आजकल चल रही है। फिर आता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होती है इससे, राजनीति जागरूकता बढ़ती है। चुनौतियां क्या आती है? पहला होता है कि धन बल, पैसे देके जैसे वोट खरीद लेते हैं ना लोग, वो हो गया। बाहुबल, कि मार पीट के कहते हैं कि तुझे हम ही को वोट देना पड़ेगा भाई, नहीं तो देख ले। फिर जातिवाद, कि भाई तू मेरी जाति से, तू मेरे को वोट दे, नहीं तो देख लियो। भाई भाई होता है, हाँ। फिर वो हो गया। फिर आता है सांप्रदायिकता, कि जैसे कि मान के चलो सांप्रदायिकता के आधार पे लोग वोट मांगते हैं। फिर आता है कि नेहरू युग के दौरान भारत के नेतृत्व, मतलब भारत का नेतृत्व कैसा था या क्या हुआ, वो चीज के बारे में जानते हैं। कि स्वतंत्रता की बात नहीं है, 1947 से 64, ठीक है, 64 तक हमारा जब क्या कहते हैं, मान के चलो कि वोट नहीं हुए थे, उससे पहले नहीं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो चाचा नेहरू जिनको कहते हैं, वो भारत के नेता थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं है सबसे ज्यादा मेन, मान के चलो आज की भाषा में कहे तो वायरल थे, हर जगह पूरे भारत में वायरल थे कि हाँ भाई इन्हीं को खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें आजादी दिलाई है मिलके। तो वो चीज हो गई। नेहरू युग का नेतृत्व की विशेषता क्या है? कि लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, फिर हुआ था उस समय। फिर धर्मनिरपेक्ष पर बल दिया था कि कोई भी नहीं धर्म के रिलेटिव भाई साहब, कोई भी वोट नहीं देगा ना वोट लेगा। आप हमारे देश के लोग हो, हम सब भारतीय हैं, तो हमको सिर्फ उसी हिसाब से वोट दो। फिर आता है कि समाजवादी दृष्टिकोण भी है। समाजवादी दृष्टिकोण मीन्स कि समाज में सबको समान माना जाए, सब एक हैं, वो उस चीज के हिसाब से। गुट निरपेक्षता, विदेश नीतियां भी अपनाई थी। फिर आके विदेश जैसे वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहन भी दिया था। मान के चलो कि हमारा जो वैज्ञानिक प्रोत्साहन क्या था, कि हमारा सबसे पहला रॉकेट लॉन्च करना, वो भी साइकिल पे। देखा ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो एक क्या कहते हैं मुसलमान थे, उन्होंने भारत में ले रह के साइकिल पे पहले डेवलप किया। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ना किसी दिन। बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। मैं खुद जाके मैं पढ़ा हूँ, मैंने उनके म्यूजियम देखे हैं, रॉकेट्स देखे हैं। तो वही चीज है। फिर आता है कि पंचायत योजनाओं की शुरुआत भी करना, कि छोटे स्तर तक अपनी राजनीति को पहुंचाना। फिर आता है कि राष्ट्रीय एकता पर जोर देना, है ना, वो चीज हो गया।
फिर आता है कि प्रमुख योगदान क्या था। तो लोकतांत्रिक जैसे संस्थाओं को मजबूत करना, है ना? और क्या कहते हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, फैक्ट्रीज लगाना, या जैसे कि मान के चलो यूएस, चाइना, जापान की कंपनियों को अपने देश में आने देना, द्वार खोलने, क्या है, जैसे द्वार खोलना अपनी जगह का, कि लोग आए और यहाँ पे रहे और काम करें और लोगों को काम मिले, बेरोजगारी ना हो, शिक्षा और विज्ञान में का विकास भी करना। ठीक है। और इसमें यही चीज है कि नेहरू जी का नेतृत्व में नहीं है, आधुनिक भारत की नींव रखी थी उन्होंने, तब जाके आज का भारत इतना आधुनिक है कि आपके हाथ में फोन है। नहीं तो काफी सारे देश है जिसके अंदर अभी तक फोन नहीं आए हैं, मतलब फोन आ गए हैं तो वो उस क्वालिटी के नहीं है ना? काफी ज्यादा गरीबी भी है। तो लोग जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड में थर्ड इकोनॉमी बनाई थी, तो वो तो मान के चलो कि कांग्रेस के समय पे हो गई थी। बाद में तो भाई साहब जो पार्टी बाद में आती है वो तो अपना नाम ले ही लेती है। तो समझ ही गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए वीडियो आ जाएगी, कमेंट करना कि सर एक और वीडियो डाल दीजिए, मैं तुरंत डाल दूंगा। ठीक है, तो कमेंट आने चाहिए बस, है ना? कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और पास होके, हाँ बस, मुझे आके है कुछ नहीं वो दे देना, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। बाय।